30 जनवरी 2024 को बीजापुर पुलिस द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी जाती है कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बेल्लम नंडरा के नजदीक बेल्लम गुट्टा की पहाड़ियों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 1 लाख के एक इनामी माओवादी समेत 3 माओवादियों को मार गिराया गया, जिसमें 2 महिला माओवादी भी शामिल हैं। अब इस एनकाउंटर पे सवाल उठने लगे हैं। वो कौन से सवाल हैं, इस पे चर्चा करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज उस एनकाउंटर की चर्चा होगी जिस एनकाउंटर में पुलिस ये दावा कर रही है कि 3 माओवादियों को उन्होंने मार गिराया है। और वहीं उस एनकाउंटर में मारे गए जो लोग हैं उनके परिजन और ग्रामीण ये कह रहे हैं कि पुलिस के दावे झूठे हैं, पुलिस झूठ कह रही है। और परिजनों का ये कहना है कि वो आम ग्रामीण है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया जी से। ये घटनास्थल जा चुकी हैं और साथ ही परिजनों से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। कल ही परिजनों के साथ मिलकर बासागुड़ा थाने में इस पूरे मामले को लेकर लिखित शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। मैम, क्या है पूरा मामला? आप घटनास्थल भी जा चुके हैं, परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। किस तरीके से पुलिस ये दावा कर रही है कि भाई 3 माओवादियों को उन्होंने मार गिराया है? ग्रामीण कह रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने लिखित शिकायत दर्ज किया है, कि मारे गए लोगों का संबंध नक्सल संगठन से तो बिल्कुल भी नहीं था। जी, देखिए इसमें ऐसा है कि इस बार फिर से एक और ये वारदात हुई है और फिर से एक और बार पुलिस का दावा पूरी तरह से झूठा है। ये 2024 की ये तीसरी घटना है। हमको याद होगा कि 1 जनवरी 2024 के दिन शाम को 4 बज रहा था जब एक 6 महीने की बच्ची अपने माँ के साथ आंगन में दूसरी औरतों के साथ वहाँ पे ग्रामीण सब लोग थे आसपास और वो बच्ची को दूध पिला रही हैं। जब पास ही के जंगल से गोली आती है, बच्ची को लगती है और बच्ची मर जाती है। और जिसको फिर बाद में पुलिस ने कहा कि ये क्रॉस फायरिंग में उस बच्ची की, जिसका नाम मंगली था, उस बच्ची की मौत हुई। तो ये तो झूठ था। उसके बाद थोड़े ही दिन बीतते हैं जब पास ही के पुसनार गांव में एक व्यक्ति जो ईंटा बना रहा था अपने घर के लिए और वहीं पे उसको भी पुलिस घेरती है। फिर सुनने में ये आया है कि उसको दौड़ा दौड़ा के उसको मारा गया। जो लोग गोरनम धरना में आए हुए थे, ये गोरनम गांव में एक धरना चल रहा है यही 6 महीने की बच्ची के इंसाफ के लिए। तो वहां पे वो उस व्यक्ति की 2 लड़कियां भी आई हुई थी। तो उन लोग सबका और ग्रामीणों का ये कहना है कि हाँ, ये सच है कि कुछ समय पहले वो संगठन में या अंदर वालों के लिए वो गांव के लेवल पे थोड़ा बहुत कुछ काम करता था, मगर वो नक्सलियों के लिए, मगर वो इस तरह से कई गांव में होता है कि लोगों को चावल इकट्ठा करना है या खाना बनाना है नक्सलियों के लिए, वो उनको बोलते हैं तो वो लोगों को करना पड़ता है। ये कितना वो स्वेच्छा से करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो कई बार दबाव प्रभाव, उनकी अपनी मजबूरियां भी रहती हैं। पर इसमें बात ये थी कि ये जो व्यक्ति था, भले ही वो उनके साथ में कुछ समय पहले रहा, मगर अब वो गांव में था। अब वो अपने गांव में ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और उसको इस तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारना के लिए हमारी पुलिस को हथियार नहीं दिए गए हैं। हमारी पुलिस को जरूर कानून का पालन हो, इसके लिए हथियार इस लोकतंत्र में दिया जाता है, मगर जो भी संदिग्ध हो, जो भी इस तरह का व्यक्ति वो पाए तो उसको उनको गिरफ्तार करना होता है। मैम, इस घटना पे चर्चा करते हैं। ये जो 3 लोगों की एनकाउंटर में मारे जाने का दावा पुलिस कर रही है। जी, तो मैं बस उसी पर आ रही थी कि किस तरह से वो दूसरी घटना थी, अभी फिर से ये तीसरी घटना घटती है, जिसमें 20 तारीख को ये 8 जन थे इस बेलम नेंद्रा गांव के। ये जो बेलम नेंद्रा गांव है ये बासागुड़ा थाना में पड़ता है और इस गांव से वो लोग गोरनम जाने चाह रहे थे। तो गोरनम में उसी धरना में, मतलब मंगली के इंसाफ के लिए जो धरना चल रहा है, उसी में वो अपनी भागीदारी देने के लिए ये 8 जन जा रहे थे। ये 8 जन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम उम्र वाले थे और इनमें से जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला था वो कोसा कारम उसका नाम था। और ये लोग जिस तरह से आदिवासी लोग अक्सर इस इलाके में जब चलते हैं तो एक पंक्ति बनाकर चलते हैं, तो जो सबसे सियान होता है वो अक्सर उस पंक्ति के आगे रहता है।
तो जो कोसा कारम थे, जिसकी उम्र कुछ 40 साल की बताई जा रही है, वो पंक्ति के एकदम ठीक आगे थे। उसके बाद में एक 14 साल की लड़की थी जिसका नाम नागी पुन्नम है। उसके बाद में एक 15 साल की लड़की थी जिसका नाम सोनी मटकाम है, और उसके बाद में और 5 दूसरे थे। इन्हें दो महिला माओवादी बता रही है पुलिस, वो दरअसल नाबालिग बच्चियां थी। नाबालिग बच्चियां थी। तो अभी ये है कि वो लोग अब, और उनकी बाद में जो भी व्हाट्सएप में फोटो भी सर्कुलेट हुए हैं, उससे आप देख सकते हैं कि वो लोग पूरे अपने ग्रामीण वेशभूषा में ही थी। ब्लाउज पहनी है, थोड़ा सा वो स्कर्ट पहनी है, इसी तरह के कपड़ों में वो ये लोग सब थे। तो ये होता है। और जो अभी प्रत्यक्षदर्शी जो लोग जिन्होंने 8 लोग थे जिसमें से 3 लोग गोली का शिकार हो गए, बचे 5। बचे बात 5, तो वो लोग ने खुद अ, ये कल गांव में उन सब से मिली मैं, तो वो लोग खुद ये बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ कि जैसे ही वो उस पहाड़ी पे चलने चढ़ने लगे, तो ये पहाड़ी क्या है, तो ये पहाड़ी का नाम है बेल्लम। इसी पहाड़ी से उनका गांव का नाम पड़ा है बेल्लम नेनरा। और ये जो पहाड़ी है, ये गांव तो बहुत बड़ा होता जिसे है। पुलिस बेल्लम गुट्टा बता रही है। जी, तो गांव तो बहुत बड़ा होता है, गांव में बहुत पारे दूर-दूर होते घर हैं। होते हैं। तो एक गोटुम पारा है, वो गोटुम पारा से ये बेलम पहाड़ी एकदम 1 ही किलोमीटर है। तो ये लोग सुबह 7 बजे उठ के ये लोग वहीं उस पहाड़ी तक पहुंचे। 7:30 बज गया, 7:30 बज के वो लोग ऊपर चढ़ने लगे, जब सामने से फोर्स आई और तुरंत उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग, जो सामने के 3 लोग थे उन पर गोलियां लगी और वो तीनों वहीं पे ढेर हो गए। बाकी के लोग ये बताते हैं कि जो जो लोग भी वहां पर थे उन सबको फिर घेर कर वो लोग पिटाई किए। पिटाई करके उनको बीजापुर वो लोग ले गए, कोतवाली में। और फिर कुछ फोर्स गांव के अंदर भी घुसी। गांव के अंदर जो फोर्स घुसी वो एक बूढ़ी नामक एक महिला को वहीं से उठा ली। फिर बाद में ऐसा होता है कि जो 5 लोग थे उनमें से 4 लोगों को छोड़ दिया गया। एक कमलेश लड़का और ये बूढ़ी महिला, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो 4 लोग छूटे हैं उनको भी अगर आप मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो उनकी क्या उम्र है। कल जो एक व्यक्ति को मैं मिली, वो छोटू उसका नाम है, और छोटू सचमुच छोटू है। वो 12-13 साल का इतना छोटा सा बच्चा है जो इतना घबराया हुआ है, बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है। उसके पुलिस ने मारपीट किया क्या उसके साथ? जी, मारपीट, वो लोग बोल रहे हैं हमारा हाथ ऐसे पीछे करके हम लोग को मारपीट की गई। और फिर वो बोल रहे हैं कि उसके साथ में एक छोटी लड़की है जिम्मो। जिम्मो भी वही 12-13 साल की है। उसके अलावा 2 जवान लड़कियां हैं। वो लोग हिडमे एक का नाम था। तो हमारे सामने ही ये 2 जवान लड़कियां आई और ये लोग अपने गांव में पहुंचकर वो मोटरसाइकिल से जो ग्रामीण उसको लेने गए थे, वो उतरी भी नहीं है और वो वहीं मोटरसाइकिल पे ही इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। हाँ, वो वीडियो क्लिप है, मैं प्ले कर दूंगा दर्शकों के लिए। जैसे ही ये बच्ची जिसका नाम हिडमे 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 अपने गांव पहुंची, जैसा कि ग्रामीण और बेला जी बता रहे हैं, उसके पहुंचते ही वो मोटरसाइकिल से उतरी भी नहीं और वो रोना शुरू की। कुछ देर पहले ग्रामीण मुझे वो वीडियो दिखा रहे थे, मैं वीडियो क्लिप प्ले कर देता हूँ, देख लीजिएगा। तो कल ये दोनों लड़कियों से भी बात हुई। हिडमे रेंगा उसका नाम है और जोगी कलमू। और ये दोनों की उम्र भी, ये लोग 18 साल की नहीं है, ये लोग कोई 16 की है, कोई 15 की है, इस तरह की उम्र वाली लड़कियां हैं। तो ये ये पूरी घटना है। तो इसमें कहीं से भी कोई, यहाँ सामने से कोई गोली नहीं चली है, वहाँ पे माओवादी नहीं थे, कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। ये ग्रामीण है जो एक लोकतांत्रिक धरना, जो भी गोन्नम में चल रहा है वो एक लोकतांत्रिक धरना है। वो 6 महीने की बच्ची के न्याय के लिए वो लोग धरना दे रहे हैं। और बहुत लंबे समय से वो लोग जिला प्रशासन को कह रहे हैं कि वो रैली करना चाहते हैं, कलेक्टर जी से मिलना चाहते हैं। तो उसको लेके हमने रिपोर्ट भी बनाया है। आपने रिपोर्ट भी बनाई है, तो मतलब ये सब कुछ तो ऑलरेडी पब्लिक में है। तो इस तरह से ये स्थिति कि गांव-गांव से अगर कोई धरना प्रदर्शन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो भी अगर पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो ये तो मतलब कि पुलिस किस तरह से अभी बच्चों को शिकार बना रही है, मतलब ये क्या हो गया है पुलिस को? जी ये मैम, इसी को लेके कईयों बार कई लोग सवाल करते हैं कि
माओवादियों की गोली से जब किसी की मौत होती है या माओवादियों की जब हत्या होती है तब आप सवाल नहीं उठाती हैं। जी पिछली रिपोर्ट में भी कई लोगों ने कमेंट भी किया है और मुझसे कहा भी जी कि बेला जी तब कहाँ जाती हैं जब माओवादियों के हाथों निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तब क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? पुलिस की गोलियों से जब किसी की मौत हो जाती है तभी आप सवाल उठाती हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि माओवादियों के द्वारा जब भी कोई हिंसा की घटना घटती है और माओवादियों की जो पूरी आइडियोलॉजी है, मैं ऑलरेडी उस पर मैं लिख चुकी हूँ। मैं एक समाजशास्त्री भी रही हूँ और मेरा जो पीएचडी का अध्ययन था, वो बिहार के नक्सलवादी आंदोलन पर था। तो नक्सलवादी आंदोलन का इतिहास, नक्सलवादी आंदोलन का जन्म और नक्सलवादी आंदोलन जो आज उसका एक घटक है माओवादी। सभी मतलब उसको नक्सली बोलते हैं, मगर माओवादी सभी नक्सली मूवमेंट का एक पार्टी है। तो जो उस तरह की जो हिंसा है उसका मैंने बहुत बार मैंने लिखित में भी अपने रिसर्च में भी मैंने कई बार उसका मैंने ऑलरेडी मैं कंडेम कर चुकी हूँ। यहाँ पे जो इंसर्जेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी मतलब माओवादियों के साथ में जो सरकार की लड़ाई चल रही है उसमें भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ, स्टेटमेंट्स दे चुकी हूँ, मुख्यमंत्री तक को मैं मिल चुकी हूँ, ये कहते हुए कि आपको पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। ये आप ही के देश के नागरिक हैं जिन्होंने हथियार उठाया आपके खिलाफ, तो आप लोग पॉलिटिकल डायलॉग करके उनसे पूरी बात को सुलझाएं, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटराइजेशन होके और फिर पूरा समय केवल बंदूकें ही दोनों साइड में चलती रहें। और जिसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम ग्रामीण भी उस पूरी की चपेट में आ जाते हैं और कई बार केवल वो गलती से नहीं आ जाते हैं, कई बार वो सॉफ्ट टारगेट बनाए जाते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं दोनों ही तरफ से। जी, तो ये जो अभी बेलम निंद्रा में मुझे लगता है ये एक सॉफ्ट टारगेट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि उनको एक पहाड़ में चलते हुए लोग इसे मिले। इसे पैनिक फायर के तौर पे भी देखा जा सकता है क्या मैम? नहीं, इसको मैं पैनिक फायर की तरह नहीं देख सकती, क्योंकि अगर आपके सामने में ये पूरा बस्तर का इलाका आदिवासी क्षेत्र है ना? जो सामने वाले लोग थे, ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये बोल रहे हैं कि उनमें से ज़्यादातर पूरे लोग गोंडी ही बोल रहे थे, तो वो यहीं के लोग हैं। शायद उनमें से कई सरेंडर्ड माओइस्ट भी रहे होंगे, है ना? उनमें से एक जन को तो लोग पहचाने भी, उसका नाम राजेश सोढी है। जी, जो जो थाने क, में आपने लिखित शिकायत दिया है अपना जो कंप्लेंट में नाम भी है। जी। दिया गया है कि पुन्नूर गांव के राजेश नहीं रमेश सोढी को वो लोग पहचाने भी हैं। तो ये उनका ये जो लोग थे ये सब डीआरजी है, तो ये यहीं के लोग हैं। तो आप अपने ही लोगों को, अपने ही आदिवासी लोगों को जब जंगल में मिलते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं आप उनको, ये आदिवासियों का ही तो क्षेत्र है, तो आप कहीं भी आदिवासियों को मिल नहीं, सकते इसके हैं। पीछे उद्देश्य क्या होगा मैम? कि मतलब जानबूझकर आप गोलियां चला रहे हैं, इससे किस तरह का फायदा होगा पुलिस को या फिर सरकार को? नहीं, फायदा तो इससे तो आपने नुकसान ही है। नहीं, देखिए, नुकसान है अगर आप इस पूरी लड़ाई को खत्म करना चाहते हो, अगर आप सचमुच सिंसियरली मानते हो कि हम ये लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, तो जरूर ये नुकसान है। मगर आप अगर चाहते हो कि ये लड़ाई चलती रहे, हाँ, तब आप और खास करके अगर आपने एक तरह का गैर जवाबदेही की पूरी एक माहौल आपने बना दिया है, जिसको इंग्लिश में इम्प्यूनिटी बोलते हैं, कि पुलिस कुछ भी करे। हाँ, 2005 से आप मुझे उदाहरण दीजिए, यहाँ पे अनेक हत्याएं हुई हैं, अनेक तरह के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, कभी भी किसी भी एक कई पुलिस मामलों पर में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान भी लिया है, संज्ञान भी लिया है, कई जगह फटकार तो भी लगाई है। फटकार लगाई है, कई जगह मुआवजा भी दिया है, या एटलीस्ट उन्होंने ये किया है, कबूल किया है कि आपको मुआवजा मिलना चाहिए। लोगों ने कई बार नहीं लिया, ये कहकर कि हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको सजा चाहिए। मगर पॉइंट क्या है कि ऐसी कई ऊपरी एजेंसियां जब आपको मुआवजा पास करती हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मान रही हैं कि मानव अधिकार का यहाँ पे हनन हुआ। मगर आप मुझे एक उदाहरण दीजिए जहाँ पे किसी भी पुलिसकर्मी पर बकायदा जो हर एक सजा हो। नागरिक के लिए जो नियम है वो उन पर भी लगा हो। नहीं मैम, और मेरा हाँ, सवाल दोबारा वही है जी कि माओवादियों द्वारा जब हत्याएं की जाती हैं जी जी, तब मैं आप नहीं नहीं एग्जैक्टली मैं उसी सॉरी मैं थोड़ा इस साइड थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट हो गई। जी। नहीं नहीं, मैं उस पर ये बोलना चाह रही थी कि देखिए, थ्योरेटिकली तो मेरा पोजीशन क्लियर है उस पर, और मैंने उस पर बाकायदा पब्लिक पोजीशन लिया हुआ है।
और पॉलिटिकली मैंने कई बार खुद पब्लिक डोमेन में और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक मैं जाके ये बात कह चुकी हूँ। जब इंडिविजुअल घटनाएं घटती हैं तो जरूर ये आपकी बात सत्य है कि मैं हर एक आईडी ब्लास्ट के बाद में या हर एक बार कोई मुखबिर की हत्या में कोई मारा जाता है, हर एक जगह मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, ये सत्य है। और इसके पीछे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इसमें ऐसा होता ये है कि वो भी मानव अधिकार का ही हनन है, वो गलत है, वो भी हत्या ही है, इसमें मत नहीं है। मगर केवल क्या होता है कि जब भी कोई माओवादी की हिंसा का शिकार बनता है तो उसको सरकार देखती है, सरकार उसको मुआवजा भी देती है, सरकार कहीं ना कहीं उसके तरफ सरकार का एक नजर रहती है। मगर जो भी व्यक्ति, और ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो सरकार की गोलियों से मारे गए। और व्यक्ति मतलब ग्रामीण की मैं बात कर रही हूँ, जो सरकार की गोली के शिकार हुए हों या उनके घर जले हों या उनके कहीं सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, इस तरह के अनेक मानवाधिकार के हनन यहाँ हुए हैं, हत्याएं भी अनेक हुई हैं, फर्जी मुठभेड़ यहाँ अनेक हुए हैं। उसमें फिर क्या होता है, ना ही वो उस पर कभी कोई एफआईआर होती है, ना ही उस पर कभी किसी कोई मुआवजा दिया जाता है। तो ये ग्रामीण है ना, अगर इनके लिए न्याय उनको नहीं मिलेगा सरकार के द्वारा, तो फिर एक मिनट ये पूरा करूं वाक्य, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? आप लोग सोचिए, कहाँ जाएंगे? वो माओवादी बनेंगे। तो ये बात है। इस चीज को मैं भी कहता हूँ कि जब भी फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगते हैं, यदि पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है, तो ऐसे में आदिवासियों को एक तरीके से तालीमें सजाकर जो है माओवाद संगठन को सौंपा जाता है कि भैया लीजिए, रखिए आप। क्योंकि ऐसे बहुत से रिपोर्ट्स मैंने किए हैं, सरेंडर माओवादी से बात किया है कुछ लोगों से, उनसे जब मैं ये जानना चाहता कि भैया आप नक्सल संगठन में क्यों शामिल हुए, तो कुछ ऐसे मिले कि ऐसी फर्जी एनकाउंटर की वजह से घबरा कर वो नक्सल संगठन में शामिल हो गए। बहरहाल मैम, जैसा कि आपने कहा कि कईयों बार होता है कि आईडी ब्लास्ट या फिर माओवादियों के हाथों जब निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है, मुखबिर बताकर माओवाद संगठन मारता है, तो आप नहीं पहुंच पाते हैं। शायद यही एक वजह है कि आप पे अर्बन नक्सल होने का आरोप लगता है मैम। मुझे नहीं मालूम, ये तो आपको उनको पूछना पड़ेगा जो मेरे पे ये आरोप लगाते हैं। मैंने तो ये पाया है कि हमारे देश में अभी ऐसी स्थिति है कि अगर आप संविधान के दायरे में आप केवल कानून पालन हो, इस पर भी आपका मतलब जोर हो, आप उसी पर बोले कि नहीं कानून पालन हो, तो उसमें भी आपको नक्सली बोल देते हैं। यहाँ तक कि देश में, बिहार का मैं आपको एक उदाहरण दूं, आरा में एक कलेक्टर था जो बहुत लोगों की तरफ वाला कलेक्टर था, उनके अधिकारों के लिए वो खुद आगे आगे बढ़ के जाता था। क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना कि लोगों का जो अधिकार जब का हनन होता है, तो पुलिस खुद भी तो लोगों के अधिकार के लिए खड़ी हो सकती है ना, क्योंकि कानून तो बना हुआ है। उनको अगर लघुतम वेतन नहीं मिलता हो, उनको अगर उनका उस मजदूर को अगर मालिक पीट रहा हो, तो पुलिस भी तो उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, पर कभी नहीं करती है। तो वहां पे ये हुआ था कि एक कलेक्टर वो खुद लोगों के मतलब अधिकारों के लिए बहुत आगे था, तो उसको भी नक्सली डीएम कहा जाता था। तो ये बात है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप गरीब की बात करें, गरीबों के अधिकार की बात करें, अगर आप न्याय की बात करें, कानून अमल हो इसकी बात करें, हाँ, तो फिर आपको नक्सली करार कर दिया जाएगा, नक्सल होने का टैग लग टैग जाएगा। लग जाएगा। ये अजीब तरह की स्थिति है। जी। वापस मैम हम बेल्लम नेंद्रा वाले मामले पे पहुंचते हैं। आपने लिखित शिकायत कर दी है, एफआईआर कब तक होगी या इस बात की कोई जानकारी? देखिए, मुतवंडी में भी हम लोग ने इसी तरह की शिकायत की। ये 11 तारीख को, 11 जनवरी को शिकायत हो गई। आज दिन तक हमको मुतवंडी वाले मामले में एसपी या किसी के द्वारा भी कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है और कुछ एफआईआर नहीं हुआ है। तो ये जो है, ये शिकायत तो कल रात को 9:30 बजे 24 तारीख को बासागुड़ा थाना में हुई है। तो अभी हमको देखना है कि इस एक हफ्ते में इसका क्या होता है, क्या एफआईआर दर्ज होती है, नहीं होती है, और अगर नहीं होती है तो फिर हमको मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बेला भाटिया जी थी जो ये बता रही हैं कि पुलिस ने जो दावा किया है वो पूरी तरह से फर्जी है। बता दें कि 1 जनवरी 2024 को मुदवेंडी गांव में 6 माह की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। इससे संबंधित हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी किए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो हम इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है लिंक छोड़ते हुए चले जाएंगे, आप देखिएगा जरूर।
तो मंगली के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है आदिवासियों के द्वारा। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे गोरना गांव है यहाँ। और यहाँ जो आंदोलनरत आदिवासी हैं, इसी आंदोलन में शामिल होने के लिए बेल्लम और नेंडरा से लोग आ रहे थे। और इसी दौरान जैसा कि पुलिस पे ये आरोप लग रहा है कि बेल्लम गांव से 8 लोग जो है इस आंदोलन में मंगली के लिए न्याय की आवाज उठाने के लिए आ रहे थे, शामिल होने आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 नाबालिग समेत एक ग्रामीण युवक की मौत हो गई, जिन्हें पुलिस नक्सली करार दे रही है। बहरहाल सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद नक्सलियों के खिलाफ सरकार की लड़ाई बेहद आक्रामक हो चली है। और इसके जो दुष्परिणाम है वो इस तरह से निकल कर आ रहे हैं। निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर मारे जाने के आरोप अब लग रहा है सरकार पे। और सरकार आक्रामक मोड में जिस तरीके से नजर आ रही है, उसी तरह से नक्सलियों की भी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। नक्सली वारदातों में भी इजाफा हुआ है। देखा जाए तो इन हिंसा और प्रतिहिंसा के बीच बस्तर में, दक्षिण बस्तर में विशेषकर आम आदिवासी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। यदि आपको लगता है कि बस्तर के ऐसे जमीनी हालातों पर चर्चा की जानी चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको लगता है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पर किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की हत्या की जा रही है, या फिर कथित लाल क्रांति के नाम पर किस तरीके से आदिवासियों का शोषण हो रहा है, इसके जमीनी रिपोर्ट्स देखे जाने चाहिए, बताए जाने चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।